नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्राइडे मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार फाइनेंस की कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थंब रूल क्या होता है गाड़ी खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां छोटी छोटी करते हैं और बाद में कहते हैं रोहित भाई गलती हो गई, महंगी पड़ गई गाड़ी। तो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं कि जब आप गाड़ी खरीदें तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो थंब रूल जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो भी आपके साथ पूरी जानकारी दूंगा ताकि गाड़ी खरीदने के लिए एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है। तो आपकी सपनों की गाड़ी किस तरीके से आपने लेनी चाहिए उसकी आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। कार जो फाइनेंस की हम बात, तो बेसिकली हमने एक गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली है। और गाड़ी आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं? आप परिवार वालों को पूछते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, गाड़ी सेडान होनी चाहिए कि एसयूवी होनी चाहिए। जो यंग जनरेशन है वो एसयूवी की बात करते हैं। और आपका हो सकता है सिडान की बात हो। मतलब हर एक घर में अलग अलग सबकी राय होती है गाड़ी खरीदने के लिए। फिर कलर चॉइस भी आ जाती है, फिर कंपनी के ब्रांड की भी बात आ जाती है, क्योंकि आज के दिन में बाजार में बहुत सारे विकल्प हैं गाड़ियों को लेके। तो जब भी आप गाड़ी खरीदें तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गाड़ी खरीदने का पर्पस क्या है। नंबर वन, पर्पस। क्या वो वीकेंड वाली गाड़ी है? अक्सर गाड़ी खरीदी जाती है वो वीकेंड वाली गाड़ी होती है, क्योंकि बाकी दिन तो आपके पास समय नहीं होता है गाड़ी को चलाने का। आपकी भागा दौड़ी या तो लोकल ट्रेन में होती है या एसी बस में होती है या बस में होती है। आप अपनी गाड़ी को लेके ऑफिस तक कम ही जाते होंगे। तो गाड़ी खड़ी रहती है और वीकेंड पे ही परिवार वाले उसको या तो मॉल में लेके जाते हैं, सब्जी खरीद के सब्जी मंडी से लाते हैं, या शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, या संडे के दिन कहीं पे पिकनिक करने चले जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं वीकेंड वाली गाड़ी। ठीक है जी। तो आपको मालूम होना चाहिए पर्पस क्या है, आप गाड़ी किस लिए खरीद रहे हैं। वीकेंड वाली खरीद रहे हैं या आप उसको सातों दिन इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑफिस में लेके जाने वाले हैं, या आपका उतना ट्रैवल बनता है कि जिसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, या आप स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन स्टेटस सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में लोग भाग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसको शो करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो हो सकता है कि आप भी उसको माफ कीजिए, स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे होंगे। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। कि आप गाड़ी किस लिए खरीद रहे हैं। जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या आपके पास गाड़ी के लिए पार्किंग है कि नहीं है। बड़े शहरों में गाड़ियों की पार्किंग बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अक्सर देखा गया है कि गाड़ी बड़ा घर होता है, बड़े सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पार्किंग नहीं होती है। या तो ओपन पार्किंग होती है या किसी पेड़ के नीचे उसको खड़ा किया जाता है, या वो रेंटेड पार्किंग लेके अपनी गाड़ी को वहां पे रखते हैं। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो पार्किंग भी मैं सोचता हूँ कि आपके पास होगी, और अगर नहीं होगी और अगर आप ओपन में अपनी गाड़ी को रख रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो फटाफट कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये तो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वर्किंग शुरू होती है कि आपकी ऑन रोड कॉस्ट क्या है। ऑन रोड कॉस्ट की मतलब आपकी गाड़ी की लागत, उसका जो आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया है वो, उसका जो आपने इंश्योरेंस कराया है वो, और जो आपने पीयूसी फर्स्ट टाइम लिया है। ठीक है। ये तीन चीजें आपके साथ मैंडेटरी है। तो आपका ये जो टोटल कॉस्ट आई है वो आपकी बनती है ऑन रोड कॉस्ट। ठीक है जी। तो जब भी आप गाड़ी खरीदें तो ऑन रोड कॉस्ट की बात करके ही आगे चलिए। क्लियर है। अब गाड़ी खरीदने का थंब रूल क्या है? 24 and 10। बहुत सिंपल रूल है। 24 and 10, हर एक आंकड़ा एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट नंबर है 20 रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आप गाड़ी खरीदें तो आपकी गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट क्या है। मतलब गाड़ी की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस और पीयूसी, ये सब चीजें मिला के जो गाड़ी की कॉस्ट होगी, जो आप पैसा देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑन रोड कॉस्ट। तो आपको कम से कम 20%, गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट की 20% आपको कंट्रीब्यूशन करना है। ठीक है जी। पहला रूल।
दूसरा रूल बोलता है रूल 4। 4 का मतलब ये है कि जब आप कार का फाइनेंस कराएंगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपकी कार की फंडिंग कर रहे हैं, उसका लोन का टेन्योर 4 साल का मैक्सिमम होगा। कितने साल का? 4 साल का। 1 2 3 एंड 4, 4 साल का आपका लोन आप कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ऑप्शन देगा, विकल्प देगा 5 साल, 6 साल, 7 साल, लेकिन आपको उसमें जाना नहीं है। आपको सिर्फ 4 साल का ही कार फाइनेंस करानी है। क्लियर है जी? आगे चलें, लिख रहे हैं आप इस बात को। तीसरा जो आता है रूल, वो आता है 10। 10 का मतलब ये होता है कि आपकी जो कार फाइनेंस की ईएमआई है, जो आप ईएमआई देने वाले हैं, वो आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? 10%। उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लोग बाग डिविएशन लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप डिविएशन लेंगे, 10% से ज्यादा देंगे, 15%, 20%, आपको रोहित भाई मेरे पास तो और कोई लोन नहीं है, माना आपके पास लोन नहीं है आज के दिन में, आने वाले समय में आप घर खरीदेंगे, हो सकता है एजुकेशन लोन आपको लेना पड़े, कोई और आपको पर्सनल लोन लेना पड़े। थंब रूल जो है, फंडामेंटल से डेविएशन मत लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आने वाले समय में आप और क्या क्या प्लान कर रहे हैं। आपको करना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है। तो आपका जो कार फाइनेंस का ईएमआई है वो 10% आपकी इनकम का होना चाहिए। तो ये रूल को आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है कि जब आप कार फाइनेंस कराते हैं, तो आप जब इंश्योरेंस लेंगे, तो इंश्योरेंस पे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको कार फाइनेंस किया है, उस पे वो लीन मार्क करता है। मतलब जब आप कार फाइनेंस कराते हैं और उसकी इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जिस भी इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दिया है, उसका नाम लिखा हुआ होता है। XYZ बैंक से आपने लिया है, तो कार की जब पॉलिसी आएगी, उसमें लिखा रहेगा XYZ ने इस कार को फाइनेंस किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब आपकी गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है और वो मेजर डैमेज होता है, या गाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जब भी इंश्योरेंस का पैसा देगी, तो सबसे पहला राइट XYZ बैंक का होगा, क्योंकि उन्होंने लीन किया हुआ है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो XYZ बैंक अपना लोन का पैसा ले लेगी, अपना इंटरेस्ट का पैसा ले लेगी, और बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा। सो पहला राइट आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है। ठीक है जी? तो आपको जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे, तो आपको ये चीज का ध्यान होना चाहिए। जब आप गाड़ी खरीदेंगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन 20% होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी आप डेविएशन कीजिए मत। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका लोन क्लोज हो जाता है, आपने पूरे ईएमआई भर दिए हैं, आपने अपने XYZ बैंक को सारे पैसे दे दिए हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, नंबर 1। आपको अपने जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने कार इंश्योरेंस लिया है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई देखिए, ये लोन क्लोजर का मेरे को लेटर मिला है, नो ड्यू सर्टिफिकेट मेरे बैंक वालों ने मेरे को दिया है। तो अब आप कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इंश्योरेंस में से बैंक का जो लीन मार्क है, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से कार का ओनर हूं, मुझे कोई भी लोन देना नहीं है। ठीक है जी? इसके अलावा आपको आरटीओ ऑफिस में जाना है, वहां से भी अपनी गाड़ी के ऊपर लीन निकलवाना है। जब आप कार का फाइनेंस कराते हैं, अपने व्हीकल फाइनेंस करते हैं, तो बैंक वाले आपके आरटीओ को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि हमने इस गाड़ी की फंडिंग की है। तो जब कभी भी इस गाड़ी को का ट्रांजैक्शन होगा, इसको कोई नया बायर लेगा, तो हमको उसका इंटीमेशन आना चाहिए। तो वहां जाके भी आप वो जो लीन मार्क है, उसका कैंसिलेशन करते हैं, ताकि आपकी आरटीओ बुक में से भी कोई भी फंडिंग नहीं है, वो उसका आ जाता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है, देखा यह गया है कि लोग भाग वो तो कर लेते हैं, लोन तो रीपे कर देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस वालों को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और आरटीओ में इन्फॉर्म नहीं करते। तो आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों करनी है कि भाई आपने कार फाइनेंस पैसे वापस दे दिए, आप पूरे 100% ओनर बन गए हैं गाड़ी के। तो ये दो चीजें कर लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम जब भी अगर इनकेस आपको गाड़ी बेचनी पड़ती है, तो आपको आरटीओ में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी है और आप जल्दी से गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो इस तरीके से आप अपने कार को फाइनेंस करेंगे और उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देखिए, जो भी रूल्स बनाए, थंब रूल्स बनाए, किसी बेसिस पे बनाए हैं कि ये 24/10 क्यों होना चाहिए, उसको ही फॉलो कीजिए।
आप फॉलो करेंगे तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। टेक केयर, बाय।